नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, अगर 2024 लोकसभा चुनाव की तरफ हम ध्यान दें तो उसके लिए अभी से बहुत सारी बिगर बीजेपी पार्टियां, गैर बीजेपी पार्टियां अपनी नज़र गड़ाए बैठी है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव लड़े तो कैसे लड़े। खुद 2014 में मोदी को जिताने में मदद करने वाले प्रशांत किशोर, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए, वैफल्यग्रस्त हो गए, निराशाग्रस्त हो गए, क्योंकि पिछले कम से कम 3-4 साल से वो यही प्रयास कर रहे कि क्या मोदी और बीजेपी के लिए पूरा राष्ट्रव्यापी एक अल्टरनेटिव पर्याय खड़ा किया जाए। लेकिन जितने उन्होंने प्रयास किए उतने में वो असफल रहे। अलग राज्यों में जो रीजनल पार्टियां हैं उनको उन्होंने मदद की, कुछ जगह तो बीजेपी को हरा कर उन्होंने सक्सेस भी पाया है, लेकिन पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एक ही अल्टरनेटिव खड़ा करना उनके लिए आसान नहीं हो रहा है। और इसका कारण भी साफ है कि बीजेपी के पास एक सक्सेसफुल चेहरा है जो आज भी प्रधानमंत्री है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी मेजॉरिटी पाई है और उनके सामने लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की ताकत और लीडरशिप की ताकत, ये दोनों बातें हम एक साथ जोड़कर देखें तो बीजेपी के सामने कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। और यही पूरे के पूरे गैर बीजेपी पार्टियों की तकलीफ है और प्रशांत किशोर की तकलीफ है। वो रणनीतिकार है, अच्छी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ रणनीति कोई लड़ाई जीत कर नहीं देती। लड़ाई लड़ने के लिए जैसे रणनीति चाहिए उसी तरीके से लड़ने वाली सेना, फौज भी ज़रूरी होती है। और जो फौज है वही प्रशांत किशोर को नहीं मिल रही है। वो ढूंढते घूम रहे हैं कि बीजेपी के सामने कौन सी फौज खड़ा करे, कौन सी सेना खड़ी करे, क्योंकि जो सेना है वो बिखरी हुई है। अलग अलग रीजनल पार्टियां जो है, उनके जो लीडर है, उन सबको एक साथ में लाना भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें एक कठिनाई ये है कि उसमें सेनापति कौन बनेगा। सेनापति का मतलब अगला प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, और इस पर जो डिस्प्यूट है, इसलिए ये सेनाएं इकट्ठा नहीं हो रही है। अब इसमें एक चेहरा जो बार बार उभरता रहा या लाने की कोशिश की गई, वो चेहरा है महाराष्ट्र के पुराने नेता, ज्येष्ठ नेता शरद पवार का। लेकिन वो भी अब बोलने लगे हैं कि भाई 2024 में फिर से मोदी ही जीत कर आएंगे। कल परसों की बात है, कोल्हापुर में उनके कोई प्रोग्राम थे, वहाँ शरद पवार पहुँचे थे और कुछ पत्रकारों ने उन्हें यही सवाल पूछा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। तो उन्होंने सीधा मान लिया कि फिर से एक बार मोदी जी बाजी मारेंगे, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ जो सब छोटे मोटे रीजनल या नेशनल अपोजिशन पार्टियां हैं वो इकट्ठा होने में देर हो रही है, एक चेहरा सामने लाने के लिए देर हो रही है। इसलिए समय निकलता जा रहा है और समय निकलता जाएगा तो मोदी के खिलाफ कोई एक चेहरा खड़ा करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। अब देखिए, शरद पवार कौन है? जब मोदी जी राजनीति में, यानी चुनाव की राजनीति में आए भी नहीं थे, उस समय से शरद पवार देश का प्रधानमंत्री होने के सपने देख रहे। 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की हत्या हो गई। उस वक्त हमारे शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अचानक राजीव गांधी की हत्या होने के बाद
कांग्रेस के पास कोई नेशनल लेवल का या संगठनात्मक लेवल का कोई तगड़ा नेता नहीं बचा था, तो शरद पवार डायरेक्टली देश का नेता होने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर चुना जाता है वही आखिर पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और शरद पवार कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता बनने के लिए और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए डायरेक्टली दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन उनको जैसे उम्र से ज़्यादा या बुढ़े हम कह सकते हैं, नरसिंह राव ने पछाड़ दिया और नरसिंह राव कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आगे चलकर नरसिंह राव ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता अध्यक्ष बने और आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उस समय से आज तक शरद पवार अपनी नज़र प्रधानमंत्री पद पर लगाए बैठे हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। वैसे देखिए तो 1994 में इतनी आसानी से नरसिंह राव ने इनको पीछे महाराष्ट्र में नीचे भेज दिया कि जाओ भाई तुम चीफ मिनिस्टर बनो और महाराष्ट्र में बाबरी के बाद जो दंगे फसाद हुए उसको संभालो करके, मेरा ख्याल है 1993 में इनको नीचे भेज दिया वापस चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। उसके बाद डायरेक्टली 2004 में, यानी कम से कम बीच में 20 साल निकल गए, 20 साल, और शरद पवार सेंटर में मिनिस्टर बने। ये समझना ज़रूरी है, जो नेता 1993 में डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री थे और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनने चले गए, वो 2004 में वापस दिल्ली में मिनिस्टर बनकर आए तो वो कृषि मंत्री बने थे। तो इनका कितना अवमूल्यन हो गया ये तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। और वही शरद पवार, उनको लेकर बार बार ये महाराष्ट्र में तो चर्चा होती रहती है, क्या पवार प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी पिछले कुछ महीनों पहले जो जिनका निधन हो गया वो बड़े एक उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज 2014 में एक समारंभ में प्रोग्राम में बोले थे कि शरद पवार ये ना हो प्रधानमंत्री होते होते रुक गए, हो नहीं पाए। तो आज भी वही हालत है। और बीच में आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर मुंबई में आकर शरद पवार से उनके घर में मिला था, फिर दिल्ली में मिले थे, फिर दिल्ली में पवार के घर में ही बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग हो गई थी। बाद में तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मुंबई आकर शरद पवार से मिले थे, उद्धव ठाकरे से मिले से, ये बार बार चल रहा है। लेकिन अब जो कुछ छोटी मोटी मोदी के दुश्मन है या मोदी का द्वेष करते हैं ऐसे लोग, उनको एक पवार नाम का होप है, आशा है कि पवार कुछ तिकड़म करेंगे और मोदी को हराएंगे और बीजेपी की सरकार चली जाएंगी, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ये दिल्ली की लेवल पर उतना आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पवार की कोई विश्वासार्हता नहीं है और दिल्ली में या देश में तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो पवार बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में कोई बिगर बीजेपी मोर्चा भी नहीं बन पाता। पवार साहब बुलाएंगे तो मीटिंग में लोग आते भी नहीं है। आपको याद होगा कि जब प्रशांत किशोर से उनकी बात हुई थी मुंबई में और बाद में दिल्ली में भी बात हो गई, उसके बाद उनके घर पर बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स को इनवाइट किया गया था, मीटिंग ले ली गई थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे पार्टियों के कोई नेता पहुँचे नहीं। और इसलिए उस कारण पवार को बताना पड़ा कि भैया ये तो मीटिंग मैंने नहीं बुलाई थी, ये तो यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि पवार तो कोशिश में पिछले 30 साल से लगे हुए हैं। पवार प्रधानमंत्री बनने निकले, उसके 10 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार कोई चुनाव लड़े
गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चुनाव लड़े। उन्होंने टिकट का पार्टी में बंटवारा किया, लेकिन खुद कभी टिकट नहीं लिया। एमएलए का या एमपी का चुनाव तक मोदी नहीं लड़े थे, वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर 3 बार वो रहे, 4 बार रहे शायद, 2002, 2007, 2012, ये 3 विधानसभा चुनाव गुजरात में मोदी के नेतृत्व में लड़े गए और बीजेपी ने जीत लिए। उसके बाद मोदी ऑल इंडिया नेता बने और 2 बार उन्होंने पार्लियामेंट यानी लोकसभा का चुनाव जीत लिया। लेकिन आज भी पवार साहब महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में 10 एमपी तक नहीं चुनकर ला सके। ये कहने का कारण ये है कि अब तो खुद पवार भी फ्रस्ट्रेट हो गए, निराश हो गए कि भाई अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी के सामने अपोजिशन को लड़ना भी इम्पॉसिबल है, अशक्य है, असंभव है। ऐसी भविष्यवाणी खुद पवार ने कर दी है और इसलिए वो बोल रहे कि अगले 2 साल में यानी 2024 में मई महीने में तो रिजल्ट होने वाला है, नतीजे आएंगे लोकसभा के, यानी कि चुनाव 2024 के जनवरी से शुरू हो जाएंगे और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मतदान हो जाएगा और मई के महीने में उसके नतीजे आएंगे। लेकिन तब तक ऐसा कुछ होप नहीं है, आशा नहीं बची है कि मोदी के खिलाफ कोई तगड़ा लीडर, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा अपोजिशन खड़ा कर सकती है। ये अभी पवार साहब को भी होप नहीं बचा है। वैसे तो पवार साहब बहुत आशावादी है। उनकी पार्टी को देश भर में एनसीपी बोला जाता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को राष्ट्रवादी बोला जाता है, नेशनलिस्ट। तो पिछले चुनाव में उनका कुछ प्रचार का एक गीत था, प्रचंड आशावादी राष्ट्रवादी। तो पवार खूब बहुत आशावादी है, बड़े आशावादी, प्रचंड आशावादी है। लेकिन अगर उन्होंने भी आशा छोड़ दी है, इसका मतलब साफ है कि 2024 में मोदी भी जीतेंगे, ये अपोजिशन ने भी मान लिया है और दिखाई दे रहा है। मानने की बात ही नहीं है। आपको अगर लड़ना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब 10 लोग, 15 लोग, 25 लोग इकट्ठा हो जाते तो उनमें हर एक को अपना अपना अहंकार, अपना ईगो बाजू में रखना पड़ेगा। किसी दूसरे का भी नेतृत्व, लीडरशिप मुझे मंजूर है, ये कहना पड़ेगा। और यही तो सबसे बड़ी अड़चन पूरे अपोजिशन को है। चंद्रशेखर राव हो, ममता हो, या स्टालिन हो, या शरद पवार हो, बहुत सारे नेता है। अब उसमें उद्धव ठाकरे भी जुड़ गए, हर एक को प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन इनकी अपेक्षा ये है कि बाकी सारे मिलकर लड़े और प्रधानमंत्री मुझे बनाए। ममता को प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन ममता की अपेक्षा ये है कि बाकी सारी बिगर बीजेपी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर सब पार्टियां, उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए एक दिल से लड़े। लेकिन वही तो शरद पवार की भी अपेक्षा है, वही चंद्रशेखर राव की होगी, स्टालिन की होगी, या उद्धव ठाकरे की होगी। अब बात यह है कि जो खुद को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, वो दूसरे किसी को बड़ा नेता मानकर उसके अंडर काम कैसे करेंगे? अगर ना कर सकते हैं तो उनका देवेगौड़ा हो जाएगा, उनका इंद्र कुमार गुजराल हो जाएगा। वो भी ज़माना हमने देखा है। देवेगौड़ा भी 8-10 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के जनता दल के या बाकी जो पार्टियां उनके साथ मिल गई थी, उसमें से कोई भी उनको मानता भी नहीं था। शरद यादव हो या मुलायम यादव हो, ऐसे नेता देवेगौड़ा का ओपनली अपमान करते थे, अवहेलना करते थे। तो इसलिए शरद पवार भी अब सबसे ज़्यादा आशावादी अगर कोई थे तो शरद पवार कुछ तो तिकड़म करेंगे, कुछ तो तिकड़म करेंगे। लेकिन कोल्हापुर में उन्होंने जो बताया है कि बहुत देर हो रही है और अभी अगर हमने कुछ किया नहीं तो 2024 का चुनाव हम आज ही हार गए। वैसे देखिए
तो इनका रणनीतिकार जो हो सकता था प्रशांत किशोर, उसने बहुत पहले यानी 6-8 महीने पहले, शायद 1 साल पहले ये बात बता दी थी कि भाई फिर से 2024 में मोदी ही जीतेंगे क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ये अल्टरनेटिव का मतलब हमें समझना चाहिए। जिस अथॉरिटी से नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी चलाते, उनकी पार्टी में मेजॉरिटी एमपी है, अपनी पार्टी की उनकी मेजॉरिटी है, और उनकी पार्टी में उनको चैलेंज देने वाला भी कोई नहीं है। मोदी की नेतृत्व पर सवालिया निशान कोई लगा नहीं सकता, इतनी उनकी मेजॉरिटी पक्की है। और यहाँ जो अलग उनके खिलाफ पार्टियाँ हैं, वो सब पार्टियों को और उनके नेताओं को मोदी जी को हराना है। मोदी जी उनको नहीं चाहिए, लेकिन कौन चाहिए इसका जवाब उनके पास नहीं है। अगर उनके पास ही मोदी का अल्टरनेटिव नहीं है, तो जो अल्टरनेटिव या पर्याय नहीं है, उसको जनता वोट कैसे देगी। और यही हमेशा एक बात मैं मानता हूँ कि जीतने वाला हम देखते कि ये जीत गया है, लेकिन उसका दूसरा एक अर्थ भी होता है कि कोई सामने से हार गया है, या सामने कोई लड़ने वाला था ही नहीं, इसलिए ये जीत गया है। मोदी जी जिस लड़ाई में उतर जाते हैं, उसमें एक बात होती है, वो जीतते हैं इसलिए जीत लेते हैं क्योंकि उनके सामने कोई लड़ने वाला होता नहीं है, लड़ने वाला होता नहीं। बिखरे हुए बहुत सारे लोग होते हैं, बिखरी हुई फौज, बिखरी हुई सेना होती है, जो अलग अलग छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट सुसूत्रता से नहीं लड़ते। इसलिए आज जो बिखरा हुआ अपोजिशन है, एक समय था जब बिखरा हुआ अपोजिशन ही कांग्रेस की ताकत हुआ करता था। आज देश भर का बिखरा हुआ अपोजिशन बीजेपी की ताकत बना है, जो 40 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल पहले कांग्रेस की ताकत हुआ करता था। तो आज मोदी की ताकत क्या है, यह हमें समझना जरूरी है। वो ताकत बिखरा हुआ अपोजिशन है। और शरद पवार वही बात कर रहे हैं कि हम बिखरे हुए हैं, हम मोदी से लड़ना चाहते हैं लेकिन लड़ नहीं सकते क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। दोस्तों देखो, ये पवार की भविष्यवाणी है, इसके आगे चलकर मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जो खुद सेनापति बनना चाहता है, उसको सेनापति बनाने से पहले ही वो मान लेता है कि भाई मोदी जी जीत गए, तो परिणाम और क्या होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।